नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं देवनागरी लिपि का विकास एवं विशेषता से क्वेश्चन करेंगे जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है देववानी से, खरोष्टी से, ब्राह्मी से, सिंधु लिपि से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी से। सभी भारतीय लिपियां ब्राह्मी लिपि में विकसित हुई है। देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी भारत की लगभग 10 लिपियों में से एक है। देवनागरी एक अक्षरिक लिपि है जो प्रचलित लिपियों रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। अधिकतर लिपियों की तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है। कुछ वर्ण जैसे ध, भ, थ इत्यादि के ऊपर रेखा कटी होती है जिसे शिरो रेखा कहते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा उर्दू भाषा की लिपि अरबी फारसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन है खरोष्टी से, ब्राह्मी से, फारसी से, रोमन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, किलाक्षर, हेरोग्लिफिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्टी से, फारसी से, मराठी से, ब्राह्मी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन है कुटिल लिपि, सिमेलिट लिपि, गुरुमुखी लिपि, नेपाली लिपि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुटिल लिपि। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। इस कुटिल लिपि में 9वीं से 8वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तरी भारत है, किंतु दक्षिण भारत के कुछ भागों में यह मिली है। दक्षिण भारत में इसका नाम नागरी न होकर नंदी नागरी है। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बांग्ला आदि लिपियां विकसित हुई है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। सर विलियम जोन्स का विश्वास है कि ब्राह्मी लिपि का विकास सेमेटिक लिपि से हुआ है। सेमेटिक लिपि को मोटे तीन शाखाओं से बांटी जा सकती है, उत्तरी सेमेटिक, दक्षिणी सेमेटिक और फेनिशियन। अंगद देव जी ने प्राचीन शारदा लिपि और सीमित उपयोग की एक स्थानीय लिपि मिलाकर गुरुमुखी लिपि का विकास किया है। इसी लिपि में उन्होंने गुरु नानक देव की तथा अपनी भी समस्त वाणी लिखी। इससे पूर्व गुरु नानक की वाणी का बहुत सा भाग तो केवल फारसी लिपि में उपलब्ध था। नेपाली भाषा ब्राह्मी लिपि से उद्भूत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली नेपाल की भाषा है। भारत की एक राष्ट्रीय भाषा, यह भारत की भी एक राष्ट्रीय भाषा है। नेपाली भारत की प्राचीन नाम पहाड़ी, रब्स, पर्वती और गोरखा व गोरखोलू रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए संकेत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्कशन है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया है। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी ईस्वी पूर्व का है।
जो कि बौद्धकालीन है। गुप्त काल के प्रारंभ में ब्राह्मी लिपि के दो भेद है, उत्तरी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, तमिलनाडु मलयालम लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि की विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि का होना और एक ध्वनि के लिए एक ही प्रत्येक संकेत होना, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जिसे शिरोरेखा का प्रयोग सुंदरता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? ऑप्शन है, इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। बी में है, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। सी है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। और डी में है, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? इसका बताना है। ऑप्शन है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नगर ब्राह्मणों से मानी जाती है। और सी में है, यह वर्णात्मक लिपि है। डी में है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ऑप्शन है, वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अक्षरात्मक, जो कि देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम करेंगे लिपि त्रुटियों सुधार के प्रयत्न से क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी? ऑप्शन है, तत्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीडी जती ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बैठक की अध्यक्षता की थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। यह बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी, जिसमें अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्री, विद्वानों तथा भाषा शास्त्रियों ने हिस्सा लिया था। नागरिक प्रचारणी भाषा सभा के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार परिषद की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? ऑप्शन है, काका कालेलकर, श्रीनिवास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य नरेंद्र देव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, काका कालेलकर। नागरी लिपि में सुधार का प्रथम प्रयास महाराष्ट्र में हुआ। वहां के सावरकर बंधुओं ने सभी स्वरों के लिए अ में ही मात्रा लगाने का सुझाव दिया। दूसरा प्रयास 1933 में प्रारंभ हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में गांधी जी के सभापतित्व में नागरी लिपि में सुधार के लिए एक लघु समिति गठित की गई, जिसके संयोजक काका कालेलकर बनाए गए। इस समिति के द्वारा प्रस्तुत 14 सुझावों को सम्मेलन में स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने
देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीति कुमार चटर्जी, विनोबा भावे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन है नरेंद्र देव, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, काका कालेलकर, विनोबा भावे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काका कालेलकर। सावरकर बंधुओं और काका कालेलकर ने अ की 12 खड़ी को उपयोग में लाने का सुझाव दिया, किंतु यह स्वीकार नहीं किया जा सका। उनका सुझाव था कि अ में ही मात्राओं को जोड़कर लिखा जाए। नेक्स्ट पंजाब की लिपि है, ऑप्शन है देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, रोमन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुखी। पंजाब की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी पंजाब क्षेत्र की भाषा है। यह 2 शब्दों से बना है। 5 आबो, आबो से तात्पर्य नदियों से है। इस क्षेत्र में 5 नदियां रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब और झेलम है, इसीलिए इसे पंजाब कहा जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, डोगरी आदि कुछ भाषाओं जम्मू क्षेत्र तक फैली है। माझी डोगरी, मालाबाई, पोआधी, राठी, भटियानी इसकी प्रमुख बोलियां हैं। डोगरी की लिपि टाकरी है। पंजाबी बोलने वाले मुख्य रूप से सिख है, इसीलिए इसे सिखी कहते हैं। गुरु नानक और अन्य गुरुओं और संतों की वाणी का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी का प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथ है। नानक वारिस शाह मोहन सिंह अमृता प्रीतम पंजाबी के प्रमुख साहित्यकार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।